हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश वर्ड चैनल पे। स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर नंबर सेकंड है इसका नाम है बहुपद और इंग्लिश में इसे बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो इस वाले चैप्टर से जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं उनको हम क्या करेंगे, यहाँ से आज कवर करेंगे। जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो आपके सॉल्यूशन यानी कि क्वेश्चनों का सॉल्यूशन है वो हम आपको वीडियो में क्या करा चुके हैं, प्रोवाइड करा चुके हैं। अब ऑब्जेक्टिव जो है वो उसको नए तरीके से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखें, यहाँ सबसे शुरू में लिखा है बहुपद पहचानना। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है हमारा कि निम्न में से बहुपद है या नहीं है। तो बहुपद पहचानने के लिए हमें ये तीन बातों को ये ध्यान में रखना है। क्या करना है? तीन बातों को सबसे पहले याद रखना है। तो पहली बात ये है, हमारा x के ऊपर अंडर रूट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, अगर x है तो x के बाद अगर y हो, z हो, तो इन चीज़ों को भी अपन को ध्यान में रखना है। ये x केवल आपको समझाने के लिए लिया गया है, क्योंकि अधिकांशतः आपका जो चैप्टर है तो चैप्टर में x से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। तो हमने लिखा है x के ऊपर अंडर रूट नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट हमें देखना है कि x बटे में नहीं होना चाहिए। जो हमारा x है बटे में ना होने का मतलब x अपॉन में नहीं होना चाहिए। और जो थर्ड नंबर है यहाँ पर लिखा है कि बराबर में शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक, ये तीन पॉइंट अगर आपने नोट कर लिए और तीन पॉइंट अगर नहीं है तो फिर 100% हमारा वो क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव का। यहाँ कह रहा है निम्न में बहुपद है, यानी हमें ये चेक करना है कि ये निम्न में से बहुपद है कौन सा है। तो पहला वाला देखिए, यहाँ पर लिखा है x का स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट x और प्लस का 7 लिखा है। तो देखिए यहाँ पर पहली कंडीशन पे चले गए। हमारा पहली कंडीशन क्या कहता है, x के ऊपर अंडर रूट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर देख लीजिए, आपको ये x के ऊपर अंडर रूट दिखाई दे गया, यानी पहली ही कंडीशन इसने सेटिस्फाई नहीं की, तो ये वाला बहुपद नहीं है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। तो नेक्स्ट जो है यहाँ है ए एक्स की क्यू लिखा है ये प्लस अंडर रूट एक्स और इंटू अंडर रूट 3 प्लस का सी। तो यहाँ पर फिर से आ जाते हैं चेक करने के लिए। पहला वाला रूल है हमारा x के ऊपर अंडर रूट नहीं होना चाहिए, और ये वाला भी हमारा पहले ही रूल को क्या कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है, यानी फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ये जो अंडर रूट एक्स यहाँ पर लगा है, यहीं से हमें पता चल गया ये वाला हमारा बहुपद नहीं है। अब आ जाते हैं थर्ड नंबर पे। तो थर्ड नंबर पे ये है x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। तो यहाँ पर अपन को याद रखना है कि x के ऊपर अंडर रूट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखा अपन ने, क्या x के ऊपर अंडर रूट है? बिल्कुल नहीं है। फिर आ जाते, चलिए इसने फर्स्ट वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया। सेकंड कंडीशन है क्या है, x बटे में नहीं होना चाहिए, यानी कि अपॉन में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर इस वाले पॉलिनोमियल यानी कि इस वाले बहुपद में क्या हमें x बटे के रूप में दिखाई दे रहा है? बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि इसने ये सेकंड वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर ली। अब थर्ड नंबर पे है बराबर में शून्य नहीं होना चाहिए। क्या आपको इसके बराबर में यहाँ पर 0 दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, यानी ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर चुका है। और सेटिस्फाई कर चुका है यानी कि तीनों कंडीशन सही हैं, तब ये वाला हमारा बहुपद है। समझ में आ गया? थर्ड नंबर वाला बहुपद है। फिर आते हैं फोर्थ नंबर पे। यहाँ कह रहा है x का स्क्वायर प्लस 1y(x प्लस 1)। तो इस वाले ने जो पहली वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर ली। यहाँ पहली वाली कंडीशन x के ऊपर अंडर रूट नहीं होना चाहिए, ये सेटिस्फाई करके बैठ गया है। अब सेकंड कंडीशन आता है x बटे में नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये वाली कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं कर पाया, यहाँ पर x बटे में इसे मिल गया। यानी यहाँ से फर्स्ट कंडीशन ये सेटिस्फाई करने के बाद सेकंड कंडीशन में ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, यानी बहुपद नहीं है। तो ये जो चार ऑप्शन हैं, इन चार ऑप्शनों में से हमारा राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर का, जो कि आपका लिखा है आंसर यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए कारण भी लिख दिए हैं कि क्यों नहीं है। अगर कोई हमारा पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद नहीं है तो क्या कारण है कि ये बहुपद नहीं है, तो ये लिख दिया अपन ने, x में अंडर रूट लगा है इसलिए ये बहुपद नहीं है। सेकंड वाले में भी x में अंडर रूट लगा है इसलिए ये बहुपद नहीं है। और थर्ड वाले में भी अंडर रूट ना लगा, मतलब ये क्या है, थर्ड वाला बहुपद है। और फोर्थ वाला है ये जो x है वो बटे में है, इसीलिए ये बहुपद नहीं है। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट वाला हमारा जो है पॉइंट है वो ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित बीजीय व्यंजक में कौन सा व्यंजक बहुपद है। क्या कह रहा है, यानी इसमें भी हमें बहुपद पहचानना है। क्या पहचानना है? बहुपद। तो देखिए वही रूल यहाँ पर फॉलो होंगे और इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखें
एक्स का स्क्वायर प्लस √3 और एक्स प्लस 4। तो समझिए बच्चों, आप लोगों को ये परेशान नहीं हो जाना है कि सर ये लगा है √3 पे। तो बेटा यहाँ पर मैंने लिखा है कि एक्स के ऊपर √ नहीं होना चाहिए। किसके ऊपर? एक्स के ऊपर √ लिखा है। यहाँ पर संख्या के रूप में हो जाए कोई दिक्कत नहीं, यानी 3 पर √ हो जाए कोई दिक्कत नहीं, 4 पर हो जाता है कोई दिक्कत नहीं। समस्या तो यहाँ जो है वो खड़ी हो जाती कि एक्स पर, और अगर यहाँ पर कहीं हो गया। क्लियर? तो समझ में आया? यानी ये वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर गया। नेक्स्ट हमारी कंडीशन है एक्स बटे में नहीं होना चाहिए। तो ये वाला यहाँ पर एक्स बटे में नहीं है, यानी ये भी फॉलो कर गया। और थर्ड वाली कंडीशन है कि एक्स जो बराबर में शून्य नहीं होना चाहिए, तो बराबर में शून्य नहीं है, यानी पहला वाला हमारा क्या है? बहुपद है। अब थोड़ा सा स्पीड पकड़ जाते हैं। सेकंड वाला हमारा बहुपद नहीं है। अब सेकंड वाला बहुपद क्यों नहीं है? क्योंकि एक्स के ऊपर क्या लगा है? √ ठीक है। और थर्ड वाला तो किसी कीमत पर बहुपद नहीं हो सकता है, क्योंकि ये फर्स्ट नंबर का जो है उसको तो सेटिस्फाई कर चुका है, लेकिन जो सेकंड नंबर पे है यानी एक्स बटे में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए बटे में लिखा है 2x + 3, इसीलिए ये जो क्या है बिल्कुल बहुपद नहीं है। और ये थर्ड वाला, ये जो फोर्थ वाला है, ये भी बटे में लिखा है, ये भी हमारा बहुपद नहीं है। तो यानी कि जो पहला वाला है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और आपका आंसर ये लिखा है फर्स्ट नंबर का x² + √3 x + 4। और ये है आपके विथ रीजन, यानी कि कारण यहाँ दिए हैं कि ये क्यों, क्या कारण है कि ये बहुपद है। ठीक है, ये तो अपन पता चल गया। और ये जो ये है सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये बहुपद नहीं है। तो इनका क्या कारण है कि किस कारण से हमने इन्हें बहुपद नहीं माना। तो समझिए, मैथ में हम ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम में जाएंगे वो रट करके नहीं जा सकते हैं। जितना ज़्यादा समझेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए क्या है? बेनिफिट है। तो हमें एक जो है चारों के चारों ऑप्शन हमसे क्या है? अच्छे से आने चाहिए, तभी हम मैथ में पूरे 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं अपना सेकंड। देखिए ध्यान से सुने, यहाँ हमने हेडिंग डाली है, यहाँ लिखा है योज्य प्रतिलोम। तो आपको बता दें योज्य प्रतिलोम, ठीक है, तो प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा। और योज्य का मतलब होता है योग, तो योग का उल्टा हो जाता है अंतर। क्या हो जाता है? अंतर। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि कौन सा इसमें इसके आप कोई अपन ने लिख दिया, कोई बहुपद लिख दिया और उसमें पूछ देता है कि इसका योज्य प्रतिलोम बताइए। तो देखो यहाँ पर योज्य प्रतिलोम में क्या करते हैं? बहुपद या परिमेय व्यंजक के चिन्ह को हम क्या करते हैं? बदल देते हैं। क्या कर देते हैं? बहुपद या परिमेय व्यंजक के चिन्ह को हम बदल देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है x + 1/x का योज्य प्रतिलोम। तो देखिए यहाँ पर ये x + 1/x है। योज्य प्रतिलोम के लिए यहाँ पर हमने आपसे क्या बताया कि चिन्ह को क्या कर देना है? बदल देना है। ये वाला जो है ये हमारा प्लस का है, तो यहाँ पे जाकर के काहे का हो जाएगा? माइनस का। और ये वाला यहाँ प्लस का है, तो ये भी काहे का हो जाएगा? माइनस का। समझ में आया कि नहीं आया? ये वाला आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बताएं परिमेय व्यंजक और बहुपद में अंतर। अभी आप बात कर रहे थे सर ये परिमेय व्यंजक और बहुपद ये है क्या? आखिरकार समझ में नहीं आता। तो समझिए, परिमेय व्यंजक जो होता है वो अंश व हर के रूप में होता है। किस रूप में होता है? अंश व हर के रूप में होता है। जबकि जो हमारा बहुपद है ओनली वो काहे में होता है? अंश में होता है, लेकिन हर के रूप में ये नहीं होता है। समझ में आया? अब वो अलग बात है कि हर में एक लिखा रहे तो इससे अपना यहाँ मायने नहीं रखता है। यहाँ देखिए आपको मैंने लिख दिया है कि परिमेय व्यंजक, तो परिमेय व्यंजक है अपना x + 1/x। देखिए x यहाँ पर बटे में है और बहुपद की हमारी कंडीशन ही कहती है कि x बटे में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये लिख दिया अपन ने नीचे बहुपद का एग्जाम्पल। तो समझ में आया, ये परिमेय व्यंजक है और ये हमारा क्या है? बहुपद है। तो बहुपद और परिमेय व्यंजक में केवल अंतर इतना है कि जो परिमेय व्यंजक है ये अपॉन के रूप में होता है और ये जो बहुपद है ये इस पे अपॉन के रूप में नहीं होता है। नेक्स्ट है अपना बहुपद और समीकरण में अंतर। ये भी आप लोगों ने बहुत अच्छी चीज़ सुनी है कि बहुपद और समीकरण में अंतर क्या है। ठीक है, तो सुनिए, बहुपद के बराबर में शून्य नहीं होता है, क्योंकि अपना थर्ड वाला पॉइंट कहता है कि बराबर में शून्य नहीं होना चाहिए। तो बहुपद के बराबर में शून्य नहीं होता है, जबकि समीकरण के बराबर में शून्य होता ही है। क्या होता है? समीकरण के बराबर में शून्य होता है। जैसे हमने आपको एक बहुपद लिख दिया, जो बहुपद यहाँ लिखा था वही बहुपद यहाँ लिख दिया, और बहुपद क्या लिखा है? ax² + bx + c। ठीक है, अगर इसके बराबर में 0 नहीं है तब तो ये बहुपद है, लेकिन अगर बराबर में 0 लग गया तब ये क्या बन गया? हमारा बन गया समीकरण।
समझ में आया कि नहीं आया? चलिए नेक्स्ट, ये मैं आपको टॉपिक समझा रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड आगे अपन को क्या मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चाहे तो आप लोग नोट क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है, और पीडीएफ के माध्यम से भी अपना क्या कर सकते हैं, नोट प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आ गया अपना शून्यक निकालना। क्या आ गया? शून्यक निकालना। तो देखिए यहाँ पर जब शून्यक निकालते हैं तो हम सबसे पहले करते क्या हैं, तो देखो सबसे पहले बहुपद को समीकरण बनाते हैं। बहुपद को क्या करते हैं, समीकरण बनाते हैं। और समीकरण बनाने का मतलब हुआ ये है बहुपद, और बहुपद को बना लिया समीकरण, यानी बराबर में हम क्या लगाते हैं, 0 लगाते हैं। फिर जितनी घात होती है, समझना भैया, जितनी घात होती है उतने गुणनखंड करते हैं। यानी कि अगर किसी भी बहुपद में 3 की घात है तो उसके जो शून्यक हैं वो कितने निकल के आएंगे, 3। और अगर 2 की घात है तो शून्यक कितने निकल के आएंगे, 2। अगर 4 की घात है तो शून्यक कितने निकल के आएंगे, 4। ये आपसे पूछा जाता है कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो वहाँ पर आंसर लगा देंगे हम 2। और द्विघात बहुपद को हम वर्ग समीकरण भी बोलते हैं, तो वहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, कभी कभार ये पूछ दिया जाता है कि वर्ग समीकरण में अधिकतम शून्यक हो सकते हैं, तो वर्ग समीकरण में अधिकतम शून्यक कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। समझ में आ गया? तो हम गुणनखंड कर लेते हैं और फिर बराबर करके हम क्या प्राप्त कर लेते हैं, शून्यक प्राप्त कर लेते हैं। तो ये बात समझ में आई। फिर इसके बाद नेक्स्ट अभी अपन सॉल्व करेंगे इनके क्वेश्चन, बहुत सारे 2-2 3-3 ऑब्जेक्टिव लेकर के चलेंगे, और वही ऑब्जेक्टिव लेंगे जो हमारे काहे में आते हैं, एग्जाम वगैरह में आते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये है हमारा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर अब यहाँ से क्वेश्चन लिए हैं जो अभी अपन ने पहले पढ़ा है उनके क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है ये टोटल इसमें, ठीक है। चलिए, तो ये लिखा अपन ने x² - 2x के शून्यक है। हमें ये बताना है कि इसके शून्यक है। तो देखिए इसके शून्यक में आपको राइट आंसर बता दूं, इसके शून्यक है ये 3rd नंबर का 0-2। लेकिन ये बताइए कि ये तो मैंने बता दिया, अब ये 0-2 हुए कैसे। अभी हम थोड़ी देर पहले हमने आपसे बताया था कि मैथ में बेटा अपन को रटना नहीं है, उसका सॉल्यूशन हमसे आना चाहिए। तो देखो जिस तरीके से अभी हमने आपसे बात की थी कि सबसे पहले इसे क्या करते हैं, ये बहुपद है और सबसे पहले बहुपद को हमने कन्वर्ट किया काहे में, समीकरण में। तो हमने बराबर में 0 लगा दिया, यानी ये समीकरण में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद हम करते क्या है, उसमें कहा था कि जितनी उच्चतम घात लगी हो, तो उच्चतम घात क्या है, 2, तो उतने हमें गुणनखंड बनाने हैं। तो यहाँ से देखो आपको दिखाई दे रहा है दोनों में x है, तो हमने x कॉमन ले लिया और यहाँ से x निकल गया तो बचा x और माइनस का 2, ठीक है, और बराबर का 0। अब इसके बराबर में 0 कर दिया और इसके बराबर में 0 कर दिया, तो x बराबर हो गया 0 और ये माइनस का 2 बराबर के साइड हो गया, तो काहे का हो गया, प्लस का। तो ये हो गया हमारा 0 और 2, और कहाँ लिखा है, ये 3rd नंबर पे आंसर लिखा है, तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है रेखीय बहुपद ax + b का शून्यक है। अब जब भी बात आए रेखीय की, चलिए आपको नया शब्द यहाँ पर वैसे आपके लिए नया नहीं है क्योंकि 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, लेकिन फिर भी बताए जा रहे हैं। रेखीय बहुपद जो होता है मतलब जिसमें एक ही x हो, यानी x की घात जो हो वो हाईएस्ट पावर यानी कि कितनी हो, 1 हो, ठीक है, यानी उच्चतम घात 1 हो। तो यहाँ पर x है तो x की घात कितनी है, 1 ही है, तो ये वाला बहुपद हमारा कहलाता रैखिक बहुपद। और रैखिक बहुपद जब घात 1 है तो शून्यक कितने होंगे, तो शून्यक भी 1 ही निकल के आएगा। तो यहाँ पूछ रहा है का शून्यक है, तो आपको राइट आंसर बता दूं -b/a। अब ये बता दें क्यों है। तो देखो सबसे पहले तो हमने इस बहुपद को क्या बनाया, समीकरण बनाया, यानी कि 0 किया। अब इस b को हमने बराबर के साइड भेज दिया, चूंकि ये b हमारा बराबर के साइड प्लस में था, इस साइड आएगा तो काहे का हो गया, माइनस में। अब ये जो x है ये इंटू में है तो x आ जाएगा अपॉन में, तो ये जो x के इंटू में क्या है, a, तो ये a आ जाएगा अपॉन में, यानी कि x = -b/a। यही आंसर हमने क्या किया है, यहाँ लिखा है। चलिए 3rd नंबर का आ जाता है। 3rd नंबर का कह रहा है x + 1/x का योज्य प्रतिलोम होगा। और हमने आपको बताया था कि योज्य प्रतिलोम में हम क्या करते हैं, साइन बदल देते हैं। तो यहाँ लगा देंगे माइनस और यहाँ लगा देंगे माइनस, जो कि हमने नीचे लिख दिया है आंसर। ये है माइनस और ये माइनस, समझ में आ गई है। चलिए नेक्स्ट है x - 1/x का योज्य प्रतिलोम होगा। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो x है ये हमारा काहे का है, प्लस का है, तो ये माइनस का हो जाएगा। और ये जो माइनस का है ये काहे का हो जाएगा, प्लस का। तो ये है माइनस का x और प्लस का 1/x। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर पे। यहाँ कह रहा है px/qx का योज्य प्रतिलोम, खाली स्थान ये जो है होगा। तो भाई देखो हमने आपसे बताया था कि किसी भी चीज़ का योज्य प्रतिलोम निकालना है, उसके चिन्ह क्या कर देने, बदल देने हैं। क्योंकि ये px/qx हमारा प्लस का है तो ये काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा।
अब आ जाते हैं यहाँ पर, देखिए कुछ दूसरे तरीके के क्वेश्चन हैं अपने सेकंड चैप्टर से रिलेटेड। यहाँ लिख दिया सरलीकरण, क्या लिख दिया, सरलीकरण, और सरलीकरण को ही हम बोलते हैं, दूसरा नाम है यहाँ सरलतम रूप, क्या बोलते हैं, सरलतम रूप। तो सरलतम रूप जो है इसका मतलब होता है सिंप्लीफिकेशन। चलिए देखते हैं यहाँ पर, ये आ गया हमारा क्वेश्चन, ये लिखा है एक्स का स्क्वायर -9 अपॉन एक्स -3 का सरलतम रूप होगा। तो इसको हम पहले क्या करते हैं, देखो हमें रटना नहीं, हम आपसे कई बार कह चुके हैं, हमें समझना है। तो देखो इसका राइट आंसर यहाँ -3, पहले मैं आपको तुक्का मेथड बता दूं, क्या बता दूं, तुक्का। ऐसे वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा ऐसे रहते हैं, वर्ग के रूप में रहते हैं। तो यहाँ अगर माइनस लगा है तो आपको प्लस वाला आंसर चेक कर लेना, ये वाला आंसर सही है। नेक्स्ट है, ठीक है, इसी तरीके के आपको सेकंड वाला क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, एक्स का स्क्वायर -4, यहाँ माइनस है तो प्लस वाला आंसर बिल्कुल लगा देना। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर एक्स का स्क्वायर -25 है और यहाँ नीचे प्लस का 5 है, तो प्लस का है तो प्लस का उल्टा माइनस वाला ये लगा देना। ये तो बता दी हमने तुक्का मेथड। लेकिन चलिए अब अपन इसको सॉल्व करते हैं कि आखिरकार आया कैसे। तो ये लिखा है एक्स का स्क्वायर -9 अपॉन एक्स -3 बराबर का, देखो इस 9 को तो हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, लिख सकते कि नहीं लिख सकते। तो इस 9 को कन्वर्ट कर लिया हमने 3 के स्क्वायर में, यानी कि एक्स का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, और ये नीचे से कुछ नहीं किया। अब ये बनकर के क्या तैयार हो गया हमारा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो इसको एक बार हमने प्लस में लिख दिया और एक बार माइनस में। तो यहाँ लिख दिया अपन ने प्लस में और इस साइड लिख दिया माइनस में। अब ये नीचे वाला माइनस वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और बचा क्या अपना x+3 वाला। तो ये वाला अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अपन ने लिखा भी है x+3। नेक्स्ट आ जाते हैं सेकंड नंबर का। यहाँ लिखा है अपन ने एक्स का स्क्वायर -4 अपॉन एक्स -2। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, इस 4 को कन्वर्ट कर लेंगे 2 में, यानी 2 में। तो ये लिखा अपन एक्स स्क्वायर -4, तो इस 4 को अपन ने कन्वर्ट कर लिया 2 में, यानी एक्स का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 2 जब 4 अपॉन ये कंडीशन बिल्कुल जैम की ज्यों की त्यों यही बन रही है। तो एक्स -2 एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, माइनस से माइनस वाला काट दिया, प्लस वाला राइट आंसर हो गया। यहाँ 25 है, तो ये 25 है, तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर अपन ने लिखा है बराबर में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अब चूंकि नीचे प्लस वाला है तो प्लस वाला कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा माइनस वाला, और ये हमारा राइट आंसर फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, अब आ जाते हैं इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। क्या आ जाते हैं इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, यानी ये जो देखते हैं यहाँ पर पहला है कि प्रत्येक बहुपद एक परिमेय व्यंजक होता है, लेकिन प्रत्येक परिमेय व्यंजक बहुपद नहीं होता है। यहाँ बात समझना, गौर करने वाली बात है कि प्रत्येक बहुपद एक परिमेय व्यंजक होता है, लेकिन प्रत्येक परिमेय व्यंजक बहुपद नहीं होता है। कैसे लिखा है देखिए, इसको समझिए। जैसे हमने लिखा है एक्स का स्क्वायर +4x+4 एक बहुपद है, वह एक परिमेय व्यंजक है। ये दोनों चीज़ें जैसे कुछ नहीं है, इसके अपोन में एक तो है कि नहीं है। चलिए, तो ये क्या है, बहुपद भी, और बहुपद के साथ साथ हमारा परिमेय व्यंजक भी है। फिर यहाँ देखें एक्स का स्क्वायर +4 बटे का x है, तो ये परिमेय व्यंजक तो है, लेकिन बटे में x है, तो इसका मतलब है ये बहुपद नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इसका सेकंड वाला पॉइंट जो है यहाँ पर है, दो बहुपदों का योग बहुपद होता है। ये आपको रटने वाली बातें हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, क्योंकि हमने अपन ने क्या की है, कसम खाई है कि मैथ बिल्कुल कहीं किसी भी कीमत पर रटेंगे नहीं, हर चीज़ को समझेंगे। तो देखो, दो बहुपदों का योग बहुपद होता है, ठीक है। तो इसको समझते हैं। हमने एक बहुपद ले लिया, ये फर्स्ट नंबर का बहुपद हमने ले लिया, एक्स का स्क्वायर +x+4 ले लिया, प्लस क्योंकि योग की बात कर रहा है, और ये ले लिया हमने दूसरा बहुपद, तो ये दूसरा बहुपद। फिर यहाँ कह रहा है योग, तो हमने बीच में लगा दिया प्लस। अब जब हमने इसको सॉल्व किया तो एक्स का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर तो हो गया हमारा 2x², और ये x और ये 4x तो हो गए 5x, और 4 और 3 तो हो गए 7। तो ये जो बनकर के हमें तैयार हुआ, ये भी तो हमारा क्या है, बहुपद है कि नहीं है। तो ये बात हमें बिल्कुल अब बन जानी है कि दो बहुपदों का योग क्या होता है, बहुपद होता है। ठीक है, ये विकल्प वगैरह में क्या होते हैं, जो खालिस्तान वगैरह होते हैं, ऐसे पूछ दे जाते हैं, या सत्ता में पूछ दिया जाता है, तो हम भ्रमित हो जाते हैं। भ्रमित नहीं होना बिल्कुल। फिर आता है नेक्स्ट थर्ड नंबर का, दो बहुपदों का गुणनफल बहुपद होता है। यहाँ क्या कह रहा है कि दो बहुपदों का गुणनफल बहुपद होता है। तो यहाँ पर भी जैसे फर्स्ट बहुपद और सेकंड बहुपद, ये हमने ले लिया फर्स्ट बहुपद और सेकंड बहुपद, ठीक है, यानी फर्स्ट पॉलिनोमियल एंड सेकंड पॉलिनोमियल। अब इन दोनों का क्या कह रहे हैं, यहाँ कह रहा है गुणनफल। पहले वाले में कह रहा था योग, तो लगा दिया प्लस, दूसरे में कह रहा है गुणनफल, तो लगा दिया गुणा। और जब हमें इसका गुणा किया तो x² का जब हमने x में गुणा किया तो x की पावर 3,
फिर इसी एक्स स्क्वायर का हमने एक में यानी कि 1 में किया तो एक्स का स्क्वायर, फिर 2x का हमने x में किया तो ये हो गया 2x स्क्वायर, और 2x का 1 में किया तो हो गया 2x। अब इस 1 का हमने x में किया तो x, और इस 1 का 1 में किया तो हो गया हमारा 1। तो ये हमने कर लिया, और एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर और ये 2x स्क्वायर दोनों प्लस हो गए तो 3x स्क्वायर, और 2x और x हो गए तो 3x प्लस 1। अरे कितना भी सॉल्व कर लिया, लेकिन लास्ट में जो हमें प्राप्त हुआ वो क्या हुआ, बहुपद ही हुआ कि नहीं हुआ। चलिए, तो अब अपन को समझ में आ गया दो बातें कि दो बहुपदों का गुणनफल बहुपद होता है, और दो बहुपदों का योग जो होता है वो क्या होता है, बहुपद होता है। फिर थोड़ा सा आगे आ जाते हैं, अगला वाला पॉइंट जो चौथा वाला है, देखिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का योगफल कितना होता है। तो ये याद कर सकते हैं हम कि -b/a, क्या कर सकते हैं, -b/a। अब जैसे आपने उसमें पढ़ा है कि शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस का x का गुणांक, फॉर्मूला होता ना -x का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो समझिए ये माइनस लगा दिया, और x का गुणांक क्या है b, तो यहाँ b रख दिया, और अपॉन में होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है a। ये है हमारा फॉर्मूला इससे, तो हमने ये याद कर लिया। और ये फिर आते हैं नेक्स्ट 5 नंबर का, यहाँ लिखा है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का गुणनफल। यहाँ कह रहा है गुणनफल, तो गुणनफल जो है इसमें होता है अचर पद, क्या होता है, अचर पद और बटे का एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद मतलब जिसमें x नहीं है, तो अचर पद यहाँ है c, तो हमने लिख दिया c, और एक्स स्क्वायर का गुणांक है ये, तो ये हो गया c बटे। तो यहाँ हो गया शून्यकों का योगफल, और ये हो गया शून्यकों का गुणनफल। नेक्स्ट आ जाते हैं अपना ये 6 नंबर पे, यहाँ हमने लिखा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको समझाए दे रहे हैं। समझिए ये भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल क्या है, और शेषफल क्या है। तो ये तो बहुत सारे बच्चों से बन जाता है कि सर शेषफल मतलब जो बचा, शेष परिणाम को ही हम क्या कहते हैं, शेषफल। ठीक है, नेक्स्ट है भागफल। चलिए, भाग देने पर जो प्राप्त हुआ उसे हम कहते हैं भागफल। अब समस्या सर जी इसमें है कि भाज्य और भाजक कि कौन भाज्य है और कौन भाजक है। अब समझिए, ये भाज्य का मतलब होता है कि जो विभाजित हो रहा है, क्या हो रहा है, जो विभाजित हो रहा है वो है हमारा भाज्य, और जो भगा रहा है वो है हमारा क्या, भाजक। ठीक है, यानी जिसके द्वारा भाग दिया जाता है वो भाजक, जिसमें भाग दिया जाता है वो भाज्य, भाग देने पर जो प्राप्त होता है वो भागफल, और जब भाग पूरा नहीं जाता है तो जो लास्ट में नीचे बच जाता है तो वो होता है हमारा शेषफल। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद किए रहना है। नेक्स्ट आते हैं, गुणन संक्रिया का तत्समक अवयव सदैव एक होता है। अब ये गुणन संक्रिया क्या है, तो गुणन संक्रिया का तत्समक सदैव एक होता है। जैसे हमने आपसे बताया 5, क्या ऑप्शन लिया हमने 5, और 5 का अगर हम आपसे कहें कि कौन सा तत्समक, वो भी किस कंडीशन में, गुणा में, तो 5 को लिखेंगे बेटा हम 5 गुणे 1/5। क्या करेंगे, 5 गुणे 1/5। चलिए मैं आपको समझाए दे रहा हूँ इस इधर थोड़ी देर में। चलो यहाँ देखो, जब तक यहाँ लिखा अपन ने योग संक्रिया का तत्समक अवयव 0 होता है। क्या लिखा अपन ने, योग संक्रिया का तत्समक अवयव 0 होता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट अपन को समझने हैं, पहले ये समझ ले रहे हैं, बाद में अपन कोई बात करेंगे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, समझते हैं कि गुणन संक्रिया में तत्समक। जैसे हमने यहाँ पर लिया 5, क्या लिया 5, तो 5 का जो गुणन में तत्समक होगा तो गुणा लगाइए, और 5 का व्युत्क्रम यानी 1/5। तो ये 5 से 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 1। चलिए हम 3 का लेकर के देखे ले रहे हैं, तो 3 गुणे 1/3, सर जी 3 से 3 कट जाएगा, क्या आएगा 1। आ गई समझ में। अब ध्यान से देखें, मान लीजिए संख्या हमारी 1/3 है, क्या है 1/3, तो 1/3 है, अगर ये पहले से बटे में है तो हम ऊपर लिख देंगे, और 3 से 3 हम काट देंगे तो क्या बचेगा 1। या हमें पहले से 1/5 है तो हम 5 कर देंगे, 5 से 5 काट देंगे तो आ जाएगा 1। तो यहाँ से हमें बात समझ में आ गई कि गुणन में जो हमेशा तत्समक होता है वो क्या निकल के आता है, 1 निकल के आता है। फिर आता है योग वाला। क्या बोला भी, देखिए यहाँ कह रहा था योग संक्रिया का तत्समक अवयव सदैव 0 होता है। अब ये समझिए, जैसे ये 2 लिखा है हमने, तो 2 का जो तत्समक होगा, योग की बात कर रहा है, इसका चिन्ह बदलते हुए। अब मान लीजिए यहाँ पर ये 2 है, तो 2 को हम क्या लिख देंगे, -2। क्या लिखा जाएगा, -2। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा 0। अब अगर -2 है तो -2 का उल्टा +2, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो आएगा 0।
माइनस का 4 है तो हम प्लस का 4 कर देंगे बराबर का 0 है, और 7 है तो ये माइनस का 7 कर देंगे। तो आ क्या रहा है, लास्ट में आ रहा है 0 की नहीं, तो ये है हमारी योग संक्रिया। तो योग संक्रिया में लास्ट में जो तत्समक, योग संक्रिया का जो तत्समक होता है वो 0 होता है, और जो गुणन संक्रिया है उसका तत्समक हमेशा 1 होता है। चलिए तो यहाँ देखते हैं नेक्स्ट। अब आपको याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। यहाँ कह रहा है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम का मतलब देखिए, यहाँ लिखा है a+b। क्या लिखा है, a+b। अगर हम इसके क्रम को बदल दें तो वो हमारा बन जाएगा क्रम विनिमय नियम। जैसे यहाँ लिखा है a+b और यहाँ पर हमने b को पहले कर दिया और a को बाद में कर दिया, तो बराबर का b+a। ये हो गया हमारा क्रम विनिमय नियम। ठीक है, a+b और बराबर का b+a। तो ये थे अपना सेकंड चैप्टर के टोटल ऑब्जेक्टिव। इसके बाद आप लोगों को सेकंड चैप्टर के टोटल जो क्वेश्चन आंसर हैं वो वीडियो में प्रोवाइड करा ही दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज अपनी चल रही है, उसको देखते रहना है। नेक्स्ट कल आएंगे, आपके साथ मिलेंगे जो 3rd नंबर का चैप्टर है उसके इस ऑब्जेक्टिव और उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ। आप लोग चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं और अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है। टोटल आपके जो ऑब्जेक्टिव हैं पूरे कवर करा दिए जाएंगे किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो आपका प्री बोर्ड हो, चाहे आपका हाफ ईयरली हो, चाहे आपका क्वार्टरली हो, या आपका वार्षिक यानी जो बोर्ड का पेपर है, कोई भी पेपर हो, इनसे बाहर ऑब्जेक्टिव हमारे नहीं जाएंगे। आपको टोटल चैप्टर के क्या कर लेने हैं, कवर कर लेने हैं। प्लेलिस्ट में आपको सभी चैप्टरों के क्या मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलेंगे आपके साथ 3rd नंबर के चैप्टर में। जय राम जी की।